भारत के इतिहास का एक ऐसा सियासतदान जिसने देश हित के लिए हर उसूल, हर परंपरा को बालाए ताक रख दिया। एक ऐसा सियासतदान जिसने भले ही देश हित के लिए काफी कुछ किया हो, मगर आज भी इतिहास में उस शख्स की छवि महज एक तानाशाह की है, जिसे आज भी इतिहास में भारत का हिटलर कहा जाता है। वो नाम है भारत की महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कहानी संजय गांधी की। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस परिवार हमेशा भारतीय राजनीति में तत्पर रहा। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। हालांकि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भले ही जीवन भर प्रधानमंत्री ना बन सके हों, मगर भारतीय राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने साल 1973 से 77 के बीच पूरी तरह देश का कार्यभार संभाला था। मगर जहां इतिहास साक्षी है संजय गांधी की स्पष्टता का, भारत के प्रति उनके रुझान का, तो वही इतिहास साक्षी है संजय गांधी की क्रूरता का, उनके दमनकारी रवैये का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि असलियत में भारतीय राजनीति को बदलने वाले शख्स संजय गांधी देश प्रेमी थे या वाकई एक तानाशाह। 70 के दशक में संजय गांधी भारतीय युवा कांग्रेस के नेता बने और इसके बाद साल 1980 तक उन्होंने देश की राजनीति में एक अलग ही किस्म की छाप छोड़ी थी। संजय गांधी की परछाई कहे जाने वाले जगदीश टाइटलर भी उनकी इसी दलेरी और स्पष्टता के कायल थे। संजय गांधी पर सबसे गंभीर आरोप था इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश देना, कड़ाई से सेंसरशिप लागू करना और सरकारी कामकाज में बिना किसी आधिकारिक भूमिका के दखल अंदाजी करना। संजय गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को इस कद्र अपने नियंत्रण में कर लिया था कि हर अखबार को छपने से पहले संजय गांधी की मंजूरी मिलना अनिवार्य हो गया। और बिल्कुल सही रहा था, वैसे बिल्कुल सही रहा था। मतलब अगर इमरजेंसी थोड़े टाइम और चल जाती, जैसे डेढ़ साल चली है, अगर 1.5 साल की वजह 2-2.5 साल चल जाती तो हिंदुस्तान का नक्शा ही दूसरा होता। अच्छा, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे जो बदलाव हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिले थे 75 से पहले और 75 के बाद, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी? इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किए थे और संजय गांधी ने अपने 5 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किए थे। अच्छा। उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण समेत था। अच्छा, तो मतलब इंडिया के लिए काफी एक अच्छी, यानी बैंकिंग जो फैसिलिटी थी उनको 20 बड़े बैंकों को उनको गवर्नमेंट के ने अपने टेक ओवर में लिया था। संजय गांधी को नाच सुनने की आदत नहीं थी। उनके दिलेरी का आलम यह था कि जब भारतीय राजनीति के अभिन्न अंग रहे इंद्र कुमार गुजराल ने आकाशवाणी के प्रसारण से पहले बुलेटिन संजय गांधी को सुनाने की मुखालफत करी, तो संजय गांधी ने उन्हें यह तक कह डाला कि आप अपना मंत्रालय ढंग से नहीं चला रहे हैं। उस समय भारत में संजय गांधी को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता था। माना जाता है कि जब 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई, उसके बाद लगभग 2.5 साल तक संजय गांधी ने देश की बागडोर संभाली, जिसके बाद साल 1976 के सितंबर महीने में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी देश के कई बुजुर्ग गमजदा होकर याद करते हैं। दरअसल साल 1976 में संजय गांधी ने देश भर में पुरुष नसबंदी करवाने का आदेश दिया। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा थी कि देश की आबादी को नियंत्रण किया जाना चाहिए। इस कारण देश में कई लोगों की जबरन नसबंदी करवाई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1976 में 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की नसबंदी कराई गई थी। बताया जाता है कि भारत में 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्ग की नसबंदी करा दी गई थी। मगर जहां इतिहास संजय गांधी को तानाशाह और मुफट किस्म के शब्दों से याद करता है, तो वही कई लोग संजय गांधी की कहानी भारत के फरिश्ते के रूप में भी बयां करते हैं। मैं 73 में मैंने जॉब चालू की थी, वही चौड़ीयार में, तो उस दौरान इमरजेंसी लग गई थी। तो जो इन टाइम था, जो जितना वो माहौल था वो सब इन टाइम हो गया था। जैसे करप्शन वगैरह था, सब खत्म हो गया था। ट्रेनें थी टाइम पे आ जाती थी, जैसे ट्रेनें पहले लेट चलती थी, सब इन टाइम पे आउटर पे खड़ी होती थी, सब डिसिप्लिन में आ गया था। तो एक्चुअली 1975 आई थिंक मेरी एज उस टाइम अप्रोक्स
9 ईयर 9 साल के लगभग रही होगी। 1966 का मेरा बर्थ है एंड 9 साल की मेरी एज थी। और 9 साल का जो एक बच्चे होता है उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मैं एक बात बताता हूँ, आवाम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कोई कहता है कि आवाम को बड़ी दिक्कत आई है, बड़ी प्रॉब्लम आई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आवाम जैसे थी एक्चुअली, उनका तो है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। उनका तो डेली अपना काम है। हम स्कूल के बच्चे थे, स्कूल खुलते थे नॉर्मल, जैसा हमारी एक रूटीन लाइफ थी। हाँ, जितने ये जो नेता लोग जितने भी हैं, जितनी जो हमारे मतलब इस टाइप के जो बड़े बड़े जो सियासतदान है, जितने बड़े बड़े नेता हैं जो गवर्नमेंट के लिए फ्री, जैसे कहते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग एक ये होता है कि भाई हम फ्री हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, बट वो एक पावर उनके हाथ से ले ली। दिल्ली के एक अकबर रोड पर संजय गांधी का दिन रोज सुबह 8 बजे शुरू होता था। वो उस समय के इतने पाबंद थे कि कोई चाहे तो उनसे अपनी घड़ी मिला सकता था। संजय गांधी उन दिनों गुड़गांव में अपनी मारुति फैक्ट्री की ओर ध्यान दे रहे थे। वो एक सेहत पसंद युवा थे और उस समय सिगरेट और शराब जैसे तमाम नशों से दूर भी रहते थे और दूसरों को भी उनसे दूर रहने की सलाह देते थे। मगर अब अगर देश में नसबंदी जैसे दमनकारी फैसलों के लिए संजय गांधी को जिम्मेदार माना जाता है, तो देश में मारुति 800 लाने का श्रेय भी संजय गांधी के नाम ही है। संजय गांधी का सपना था कि भारत में पीपल्स कार यानी आम लोगों के पास भी कार होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के गुलाबी बाग में एक वर्कशॉप भी तैयार कराई थी। 4 जून 1971 को मारुति मोटर्स लिमिटेड नामक एक कंपनी का गठन किया गया और इस कंपनी के पहले एमडी खुद संजय गांधी बने। आपातकाल समाप्त होने के बाद संजय गांधी मार्च 1977 में अपने पहले चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी अमेठी में करारी हार का सामना करना पड़ा। हार की मुख्य वजह आपातकाल थी, जिससे लोग कांग्रेस से काफी खफा थे। हालांकि संजय गांधी जनवरी 1980 में हुए आम चुनावों में फिर एक बार अमेठी से अपनी जीत हासिल करने में सक्षम रहे थे। साल 1980 यह वही साल था जब एक विमान हादसे में संजय गांधी की दर्दनाक तरीके से मौत हुई। हालांकि इंदिरा गांधी सहित कई अन्य लोगों को आज भी संजय गांधी की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी माना जाता है, मगर इसके कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है जिससे कि यह साबित हो सके कि असल में संजय गांधी की मौत एक सोची समझी साजिश थी या फिर महज एक हादसा। 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले शख्स संजय गांधी अगर जिंदा होता तो आज भारत की मौजूदा स्थिति कुछ और ही होती। अगर संजय गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते तो कैसा होता आज का भारत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस रविंद्र कौशिक बोल रहा हूं। पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के बाद अब मेरा काम जितना अहम था उतना ही खतरनाक। कुछ ही साल हुए थे मुझे पाकिस्तान आए, मगर अब मैं अपनी पहचान महज एक हिंदुस्तानी जासूस तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। मुझ जैसे एक वतन परस्त हिंदुस्तानी के सामने जब पाकिस्तानी फौज में हिंदुस्तानी फौज को गाली दी जाती थी तो मानो दांत पीस कर रह जाता था मैं। मगर फिर याद आता कि वतन की हिफाजत के लिए तो यह जहर पीना ही पड़ेगा मुझे। पाकिस्तानी फौज में मेरे काम की हर कोई सराहना करता था, इसलिए केवल यही कारण था कि इतने कम समय में मैं पाकिस्तानी फौज के एक अतना खिदमतकार से प्रमोट होकर मेजर बन चुका था, मेजर नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में मेरे तमाम हैरतअंगेज कारनामे देख तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुझे ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया का नाम दिया। उस समय लगता मानो मेरे सपने, मेरी जिंदगी मेरे इशारों पर ही चल रही थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जिंदगी में एक किस्म का खालीपन था मेरे। वो पूरा किया मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी अमानत ने, जिससे अब मैं शादी करने वाला था। यूं तो रॉ के मुताबिक महज पहचान पुख्ता करने के कारण अमानत से शादी की थी मैंने, मगर असल में मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था। कुछ सालों बाद हमारी जिंदगी में अरीब आया, मेरा बेटा। अब अमानत और अरीब ही मेरी जिंदगी थे।
मगर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अफसोस भी होता रहा कि क्या मैं वाकई उनके लायक हूं भी या नहीं। साल 1983 में मेरे असल मुल्क हिंदुस्तान से खबर आई कि रॉ एक नए जासूस यानी इनायत मसीह को मेरे पास भेज रहा है। रॉ को कुछ अहम दस्तावेज मेरे पास पहुंचाने थे, मगर मैं नहीं जानता था कि इनायत मसीह से मेरी ये मुलाकात मेरी जिंदगी का एक अलग ही अध्याय लिख डालेगी। कुछ गलत खबर के कारण इनायत मसीह हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर ही पकड़ा गया। हर जासूस की जिंदगी में ऐसा मोड़ आना स्वाभाविक है, मगर शायद हर जासूस इस उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकता। इनायत मसीह ने अपना गुनाह कबूल कर मेरा राज भी पाकिस्तानी फौज के सामने रख डाला। कुछ ही समय में मैं पाकिस्तानी फौज के कद्दावर अफसर से हिंदुस्तान का जासूस, पाकिस्तानी गद्दार करार दिया गया, जिसे अब वतन परस्त पाकिस्तानी नहीं बल्कि सिर्फ एक गद्दार कहा जाने लगा। पाकिस्तानी जेल में तमाम यातनाएं सही मैंने, लगता मानो मेरे जिस्म का हर एक कतरा रो रो कर अपनी मौत की भीख मांग रहा हो उनसे। मुझसे वो तमाम अफसर रोज कहते थे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे अगर तुम हमें यह बताओ कि कौन कौन सी मालूमात अब तक तुम हिंदुस्तान भेज चुके हो। मैं कैसे बता सकता था? आखिर मुल्क की खिदमत करने की ही तो कसम खाई थी मैंने, मगर अब यह दर्द नासूर बनता जा रहा था मेरे लिए। यहां रोज मेरे जिस्म के घाव मेरे लिए नासूर थे, वही अमानत और अरीब का ख्याल मुझे सहमा देता था। इन तमाम यातनाओं के बावजूद मुझे यकीन था कि भारत सरकार मुझे बहुत जल्द यहां से छुड़ा लेगी। मैं रोज इंतजार करता था कि आज हिंदुस्तान से एक सरकारी पैगाम आएगा और मैं घर चला जाऊंगा, मगर इसी इंतजार में, गमों के घेरों में 2 साल बीत गए। इन्हीं अंधेरों में एक दिन अमानत मुझसे मिलने आई, मगर किस मुंह से मिलता मैं उससे? न जाने क्या सोचती होगी मेरे बारे में। जब अरीब बड़ा होगा तो क्या कहेंगे लोग उसे? गद्दार हिंदू का बेटा। अब न जाने क्यों, मगर धीरे धीरे मैं अपना ज़हनी तवाज़ा खोना शुरू कर चुका था। इतने सालों से अंधेरे की इस छाप ने मेरी आंखों की रोशनी खत्म कर दी थी। बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, इसलिए जेल में जेलर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। मेरी इन तमाम बातों से मुतासिर होकर जेलर ने मेरी तमाम चिट्ठियां पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिस कारण मैं अपने घर पर संदेशा पहुंचाने में सक्षम रहा कि मैं पाकिस्तान की एक जेल में कैद हूं। आप मुझे छुड़ाने के लिए कुछ प्रयास करें। मैं अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मेरी सेहत ने जवाब देना शुरू कर दिया था। सालों साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रहा मैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, मगर मेरे लिए सब जेल केवल एक ही थी, अंधेरों से भरी। पाकिस्तान में भले ही मैं गद्दार करार दिया गया था, मगर फिर भी यहां कुछ अच्छे लोग भी थे। हम सभी कैदियों को रोजाना सूरतगढ़ रेडियो का प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू सुनाया जाता था, जिसे हम सभी बहुत ध्यान से सुनते थे। इसी कारण अपनी चिट्ठी में मैंने दीदी को लिखा कि आप सब अपना कुछ समाचार मुझे दें इसी रेडियो के जरिए। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते भी हैं या नहीं, मगर मैं आप सभी के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। कुछ महीनों बाद अपनी कालकोठरी की सलाख पर सिर रखकर बैठा था मैं कि तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। लगा मानो मैं अपने घर पर ही बैठा हूं, मगर समझ नहीं आया कि ये आवाज थी तो थी किसकी। मेरी भतीजी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी। सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन से लाइव मिट्टी की खुशबू पर मेरी भतीजी ने मुझे मेरे पूरे परिवार की मालूमात दी। युद्ध ट्रेडिंग के दौरान मुझे सिखाया गया था कि एक जासूस के निजी जीवन के कोई मायने नहीं होते, मगर फिर भी मैं था तो एक इंसान ही। मेरा दिल मानो एक वक्त के खातिर थम सा गया था। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरा भाई श्री गंगानगर छोड़ जयपुर जा बसा। मेरा पूरा खानदान बिखर चुका था। सब एक झटके में ही खत्म हो गया। अब ना मेरा कोई पाकिस्तान में था और ना ही हिंदुस्तान में।
मुसलसल खत हिंदुस्तान भेजकर मैं थक चुका था, क्योंकि अब मेरी पहले जैसी सेहत भी नहीं थी। टीबी जो हो गया था। उन दिनों जेल में मेरी मुलाकात करामत राही से हुई। वो भी राव के जासूस थे। हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मेरी नासाज तबीयत को देख वो रोज मुझे दिलासा देते थे, कोशिश करते थे कि मुझे मनाए, मगर शायद कहीं ना कहीं मैं अपना अंत देख चुका था। हर एक मिनट खास खास कर मेरी तबीयत नासाज होती गई, नासूर बनती गई। मुझे लगने लगा कि ये जिस्म और ये कालकोठरी का अंधेरा मेरी जान ले लेगा। और फिर कुछ ही दिनों में इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए रुखसती मिल गई मुझे। शायद जिंदगी में कुछ और बेहतर भी कर सकता था मैं, मगर दुख है तो केवल इस बात का कि जीते जी मैंने अपनी बीवी अमानत और अरीब की जिंदगी नर्क कर दी थी। यही है मेरी कहानी। इस मर्तबा कथा पर सुने एक कहानी रविंद्र कौशिक की। मैं ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया रविंद्र कौशिक बोल रहा हूं। मैं भारत का वो जासूस हूं जिसने अपनी जान पर खेल देश को वो तमाम मालूमात पहुंचाई जिनके कारण मैदान जंग में भारत ने विजय पताका फहराया। मैं वो जासूस हूं जिसके कारनामों के चर्चे केवल भारत में ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी प्रचलित हैं। मैं रविंद्र कौशिक बोल रहा हूं। मेरा जन्म 1952 में राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में हुआ। मेरे पिता इंडियन एयरफोर्स में अफसर थे। मैं बचपन से ही थिएटर में कुछ बड़ा करना चाहता था, एक एक्टर बनना चाहता था। स्कूली दिनों से ही तमाम नाटकों में भाग लेना, स्टेज शोज करना मुझे पसंद था। मेरी उम्र तकरीबन 20 साल की थी जब मैं श्री गंगानगर राजस्थान नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट बना। कॉलेज के दिनों में अपने तमाम दोस्तों के बीच काफी मशहूर था मैं। बचपन से ही थिएटर का शौक था मुझे, तो कॉलेज में भी मैंने इसी शौक को बरकरार रखा। देश का नाम आते ही एक अलग ही किस्म का फितूर सा चढ़ जाता था मुझे। बचपन से ही भगत सिंह को अपना आदर्श माना मैंने। हर पल केवल देश और वतन परस्ती ही घूमती थी मेरे दिमाग में। बचपन में लकड़ी से लेकर एक बंदूक चलाना, सरहद पर सिपाही बनना मुझे पसंद था। कॉलेज में ही सोच लिया था मैंने कि जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करूंगा मैं। एक रोज कॉलेज थिएटर के लिए श्री गंगानगर से लखनऊ जाने का मौका मिला मुझे। लखनऊ ऑडिटोरियम में सैकड़ों की भीड़ थी। भारी तादाद में लोग मौजूद थे वहां। तालियों की उन कड़कड़ाहट के बीच मैं नहीं जानता था कि सौयों दर्शकों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल देने वाले थे। ड्रामा पूरा हुआ एक शख्स मुझसे मिलने आया जिसने मेरी अदाकारी की बहुत तारीफ करी, बहुत सराहना करी। मुझे दिल्ली आकर उसने मिलने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में मैं वाकई कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो उनसे दिल्ली आकर मिलूं। कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंच मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अफसर थे। एक ऐसा विंग जो दूर देशों में अपने तमाम जासूसों को भेज भारत सरकार को बाहरी गतिविधियों के बारे में तमाम जानकारी देता था। उन्होंने मुझे अपनी देशभक्ति साबित करने का एक अच्छा मौका दिया जैसे मैं किसी भी सूरत में गवा नहीं सकता था। मगर जब मुझे मेरे काम के बारे में बताया गया तो मानो कुछ मिनटों के लिए तो मैं सन्न होकर रह गया। मुझे भारत का जासूस बनकर पाकिस्तान में ही कायम रहना था ताकि दुश्मन मुल्क की तमाम मालूमात मैं रॉ को पहले ही बता दूं। यह काम आसान नहीं था क्योंकि अब मुझे अपनी पहचान बदलनी थी जिसमें अब मैं एक हिंदू नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी मुसलमान बनने वाला था। और बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। मुझे पाकिस्तान की तमाम जानकारियां दी गई। एक इस्लामी रवायत में मुझे ढाल दिया गया। मैंने बचपन से ही भगवान की पूजा की थी।
मगर अब एक मुसलमान बन खुदा की इबादत कर रहा था मैं। पहचान पुख्ता करने के लिए मेरा हिंदुस्तान में खतना भी किया गया। तकरीबन 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब मैं पूरी तरह तैयार था, क्योंकि मैं खुद को देश के नाम वक्फ कर चुका था और अब समय था मेरी नई पहचान नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान जाने का। शुरुआती दिनों में मेरा काम था पाकिस्तान में रहकर नेटवर्क बुलंद करना। मैं किसी भी सूरत में किसी को मालूम नहीं पड़ने दे सकता था कि मैं वहां का बाशिंदा नहीं। कराची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। मुझे लगा बतौर तालिब एक बेहतर मुकाम पर पहुंच सकता हूं मैं। पाकिस्तान में जिंदगी आसान नहीं थी। यहां ना मेरा घर था ना परिवार, मगर बावजूद इन सब के मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला था कि मैं एक जासूस हूं, एक हिंदुस्तानी हूं। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में एक लड़की से मुलाकात हुई मेरी। उसका नाम अमानत था। शायद पहली दफा मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखा था मैंने, मगर इजहार करता तो करता कैसे। हर रिश्ते की नींव सच की बुनियाद पर टिकी होती है, और मेरा तो हर एक चेहरा पाकिस्तान में असली नहीं था, महज एक नकाब था, एक मुखौटा था। एक रोज अखबार में एक इश्तिहार छपा पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने का। मुझे लगा मानो इससे अच्छा मौका वतन की खिदमत करने का मिल ही नहीं सकता मुझे। मैंने अप्लाई कर दिया और अब भारत का खुफिया जासूस होने के साथ साथ मैं पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि अब रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में रहने वाला एक भारतीय जासूस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज का एक कद्दावर अफसर भी था। इस मर्तबा कथा पर सुने एक कहानी शहीद आजम भगत सिंह की। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उनका कारण उन्होंने नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ यह निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चिंतता ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मुनहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या उनकी घड़ी उन्हें ला कर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और उनका कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपने बचाव क्यों नहीं किए? भगत सिंह का जवाब था कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होगा, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर खां थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ जाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेट की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का लंबा शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए।
भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। प्राणनाथ मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसी समय पढ़ने लगे उस किताब को, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे, तो भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा कि सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे कि जिन्होंने मेरे केस में इतनी गहरी रुचि ली। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले ले जो उन्होंने कुछ महीने पहले ही उन्हें दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी ही देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की जगह उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि उनके मुंह से निकला कि आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना ले आए। लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपने प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, यह अपनी ही जमीन होगी, यह अपना ही आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि वो अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहिगुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये मुझसे माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापे सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाली गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्ते को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों ने लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोडी ने उन्हें मृत घोषित किया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वह मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने इस काम को अंजाम दिया। पहले यह योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा। जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है, इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय यह हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था,
इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनमें आग लगाई ही थी कि लोगों को उसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रितानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट ने दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों शहीदों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जाकर रुका। अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा सा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से यहां पहुंच चुका है। जैसे ही फूलों से ढके तीनों ताबूतों से उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी जिसका लबोलुबाब था, किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के कार्यकाल में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को उतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेड्स ने। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम क्षणों की कहानी सुनी आपने सिर्फ और सिर्फ कथा पर। उमर अंसारी के साथ मेहर जैन, कथा। इस मर्तबा कथा पर सुने उस लड़के की कहानी जिसने महज 18 साल की उम्र में चूमा फांसी का फंदा। खुदीराम बोस। 19 जुलाई 1905 को जैसी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का फैसला किया, बंगाल ही नहीं पूरे भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा। हर जगह विरोध मार्च, विदेशी सामान के बहिष्कार और अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लेखों की एक तरह बाढ़ सी आ गई थी। उसी जमाने में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने जुगांतर अखबार में एक लेख लिखा जिसे सरकार ने राजद्रोह माना। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने सिर्फ प्रेस को जब्त करने का आदेश दिया। भूपेंद्र नाथ दत्त को यह लेख लिखने के आरोप में 1 साल कैद की सजा सुनाई। इस फैसले ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में आग में घी का काम किया। यही नहीं, किंग्सफोर्ड ने वंदे मातरम का नारा बुलंद करने वाले एक 15 वर्षीय छात्र को 15 बेंत लगाने की कठोर सजा सुनाई। 1907 की रात को मिदनापुर जिले के नारायणगढ़ के पास बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश हुई। कुछ दिनों बाद चंद्रनागौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को उड़ाने का एक और प्रयास किया गया जिसमें बरिंद्र घोष, उल्लासकर दत्त और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। 1906 में मिदनापुर में एक मेले का आयोजन किया गया। सत्येंद्र बोस ने वंदे मातरम शीर्षक से अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए एक पर्चा छपवाया था। खुदीराम बोस को मेले में इस पर्चे के वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहां अंग्रेजों के एक पिट्ठू रामचरण सेन ने उनको शासन विरोधी पर्चा बांटते देख लिया। उन्होंने इसकी सूचना वहां तैनात एक सिपाही को दे दी। पुलिस के एक सिपाही ने खुदीराम को पकड़ने का प्रयास किया। खुदीराम ने उस सिपाही के मुंह पर घूसा जड़ दिया। तभी वहां दूसरे पुलिस वाले पहुंचे। उन सब ने मिलकर खुदीराम बोस को पकड़ लिया। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा खुदीराम बोस की जीवनी में लिखते हैं कि सत्येंद्रनाथ भी उसी मेले में घूम रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को झिड़कते हुए कहा, आपने डिप्टी मजिस्ट्रेट के लड़कों को क्यों पकड़ा है? ये सुनते ही सिपाहियों के होश उड़ गए।
जैसे ही सिपाहियों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, खुदीराम बोस वहां से गायब हो गए। बाद में डी वेस्टन की अदालत में सत्येंद्र नाथ पर पुलिस को भ्रमित करने के आरोप में मुकदमा चला, लेकिन उन पर यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। वेस्टन ने अपना फैसला इस तरह लिखा कि अप्रैल 1906 में सत्येंद्र नाथ को अध्यापक पद से निलंबित कर दिया गया। 8 अप्रैल 1908 को 17 वर्षीय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का दायित्व सौंपा गया। इससे पहले क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को एक पार्सल बम भेजकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो पार्सल उन्होंने नहीं खोला। पार्सल खोलते हुए एक अन्य कर्मचारी घायल हो गया। इस बीच क्रांतिकारियों की गतिविधियों से डरकर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में करा लिया। युगांतकारी संगठन की ओर से खुदीराम को 2 पिस्टल और प्रफुल्ल चाकी को 1 पिस्टल और कारतूस देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया। हेमचंद कानूनगो ने उन्हें कुछ हैंड ग्रेनेड भी दिए। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा खुदीराम बोस की जीवनी में लिखते हैं कि 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अपने मिशन पर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां दोनों वीर मोती झील क्षेत्र में एक धर्मशाला में ठहरे। दोनों युवाओं ने बारीकी से किंग्सफोर्ड के आवास और उसकी दिनचर्या का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस के गुप्तचरों को इस योजना की कुछ भनक सी लग गई थी। उन्होंने किंग्सफोर्ड को सचेत करते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को इस बात का अंदाजा हो गया कि किंग्सफोर्ड हर रात विक्टोरिया बग्गी में अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आते हैं। दोनों ने योजना बनाई कि क्लब से वापसी के समय किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंक कर उनकी हत्या कर दी जाए। उस जमाने में मुजफ्फरपुर के स्टेशन क्लब में शाम को बहुत रौनक हुआ करती थी। वहां हर शाम ब्रिटिश अधिकारी और ऊंचे पदों पर काम करने वाले भारतीय जमा होकर पार्टी किया करते थे और इंडोर गेम्स खेला करते थे। लेकिन कलकत्ता की तुलना में मुजफ्फरपुर की शामें जल्दी खत्म हो जाया करती थी। उस दिन किंग्सफोर्ड अंग्रेज बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहे थे। 30 अप्रैल 1908 की शाम 8:30 बजे जब खेल खत्म हुआ तो 2 अंग्रेज महिलाएं श्रीमती कैनेडी और ग्रेस कैनेडी घोड़ी की एक बग्गी पर सवार हुई। ये बग्गी किंग्सफोर्ड की बग्गी से कुछ मिलती जुलती थी। दूसरी बग्गी में किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी सवार हुए। उन महिलाओं ने वही सड़क ली जो किंग्सफोर्ड के घर के सामने से होकर जाती थी। नूरुल हुदा अपनी किताब द अलीपुर बॉम्ब केस में लिखते हैं, वो अंधेरी रात थी जब बग्गी किंग्सफोर्ड के घर के अहाते में पूर्वी गेट पर पहुंची तो सड़क के दक्षिणी छोर पर छिपे 2 लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने बग्गी के अंदर बम फेंक दिया। बग्गी के परखच्चे उड़ गए और उनमें सवार 2 महिलाओं को गंभीर चोटें लगी। घायल लोगों को किंग्सफोर्ड के घर लाया गया। ग्रेस कैनेडी की 1 घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि श्रीमती कैनेडी अगले 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, मगर 2 मई को उनकी भी मौत हुई। घटना के रिकॉर्ड में कहा गया कि बम का धमाका इतना तेज नहीं था, लेकिन उसको इतने अचूक निशाने के साथ फेंका गया था कि अगर हथियारों से निशाना लेने में 1 फीट की भी गलती हुई तो 2 महिलाओं में कम से कम 1 की जान तो बच जाती। जब कलकत्ता पुलिस ने किंग्सफोर्ड की संभावित हत्या के बारे में आगाह किया था तो उनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों को तहसीलदार खान और फयासुद्दीन को तैनात किया गया था। 30 अप्रैल की शाम इन दोनों पुलिसकर्मियों को स्टेशन क्लब और किंग्सफोर्ड के घर के बीच गश्त लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 8:30 बजे उन्हीं पुलिसकर्मियों ने किंग्सफोर्ड के घर के बाहर धमाका सुना था और वहां से 2 लोगों को दक्षिण की तरफ भागते हुए देखा था, लेकिन फिर वो लोग अंधेरे में खो गए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग तो निकले, लेकिन जल्दबाजी में खुदीराम के जूते वहीं रह गए। पुलिस अधीक्षक ने मुजफ्फरपुर से मोकामा और बांकीपुर की दिशा में इन लोगों को पकड़ने के लिए कई पुलिसकर्मियों को रवाना किया। जिला प्रशासन ने भी यह घोषणा की थी कि जो शख्स इन लोगों के बारे में सूचना देगा उसे उस जमाने में 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरा मुजफ्फरपुर शहर में सनसनी सी फैल गई। खुदीराम और चाकी रेल पटरियों के किनारे भागते हुए समस्तीपुर के पास वैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लगभग 24 मील की दूरी पैदल ही भागते हुए तय कर ली थी। वैनी स्टेशन के बाहर दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिलकर इस संकल्प के साथ अलग अलग दिशाओं में चल पड़े कि अगर जीवन रहा तो कलकत्ता में फिर मिलेंगे। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा लिखते हैं कि 1 मई 1908 की सुबह वैनी रेलवे स्टेशन के पास किशोर खुदीराम पानी पीकर विश्राम के लिए बैठे ही थे कि उन्होंने सुना कि आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं कुछ लोग। उसमें से किसी ने कहा कि वो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेज माँ बेटी जरूर मारी गई। ये सुनकर खुदीराम को धक्का सा लग गया। उनके मुंह से एक अनायास निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहां पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उत्तेजना, उम्र के साथ साथ उनका बांग्ला बोलने का लहजा और नंगे पांव होने के कारण संदेह में खुदीराम फौरन पकड़ लिए गए। जब उन्हें पकड़ा जा रहा था उस वक्त उनके कपड़ों में से एक रिवॉल्वर नीचे गिर गया।
उन्होंने फायर करने की मंशा से तुरंत एक छोटा लोडेड रिवॉल्वर निकाल लिया। उनकी जेब से 37 कारतूस और 30 रुपए भी मिले। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा लिखते हैं कि खुदीराम बोस की कमर से एक धारीदार कोड बंधा हुआ था। बाद में तहसीलदार खान ने पहचाना कि क्लब के अहाते के बाहर खुदीराम बोस यही कोट पहने हुए थे। बोस की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उन्हें लाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वैनी पहुंच गए। बाद में तहसीलदार और फयाजुद्दीन ने खुदीराम बोस की शिनाख्त की और कहा कि ये इन दोनों लोगों में से एक थे जो 30 अप्रैल 1908 के क्लब के सामने देखे थे। घटनास्थल पर पाए गए जूतों को खुदीराम बोस को पहनाकर देखा गया। जूते उनको बिल्कुल सही आए। खुदीराम ने खुद स्वीकार किया कि ये उनके ही जूते हैं। पुलिस की पूछताछ में बोस ने अपने साथी का असली नाम न बताकर उनका नाम दिनेश चंद्र रॉय बताया। खुदीराम ने माना कि उनसे किंग्सफोर्ड की बग्गी को पहचानने में गलती हुई थी। खुदीराम बोस जब पुलिस बंदी के रूप में मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक देखने के लिए खड़े थे। 1 मई की शाम 6 बजे सब इंस्पेक्टर नंदलाल बैनर्जी ने सिंहभूम जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी। समस्तीपुर स्टेशन पर नंदलाल ने प्लेटफॉर्म पर एक बंगाली युवक को नए कपड़े और जूते पहने हुए देखा। उनकी वेशभूषा से उन्हें कुछ शक सा हुआ। वो उस डिब्बे में घुस गए जहां वो युवक बैठा था। उन्होंने इस युवक से बातचीत करने की कोशिश की, जिससे वो युवक नाराज हो गया। वो युवक डिब्बा छोड़कर दूसरे डिब्बे में चला गया। मोकामा घाट स्टेशन पर नंदलाल फिर उस डिब्बे में आ गए जिसमें वो युवक बैठा हुआ था। इस बीच सब इंस्पेक्टर ने अपने शक के बारे में मुजफ्फरपुर पुलिस को तार दे दिया। मोकामा स्टेशन पर उसे जवाबी तार मिला कि वो उस युवक को शक के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर ले। जैसे ही युवक को पता चला कि उसे पकड़ा जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म पर कूद गया। नरूल होदा लिखते हैं कि युवक लेडीज वेटिंग रूम की तरफ भागा, जहां GRP के एक जवान ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी उस युवक ने पिस्टल निकालकर उस जवान की तरफ फायर किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। घेर लिए जाने के बाद उसने अपने आप को 2 गोलियां मारी, एक कॉलर बोन के पास और दूसरी गले में। वो व्यक्ति वहीं गिर गया और उस स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी के शव को शिनाख्त के लिए मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां तहसीलदार खान और फयाजुद्दीन ने शिनाख्त की कि ये वही शख्स है जो खुदीराम बोस के साथ क्लब के अहाते के पास मंडरा रहा था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रफुल्ल चाकी के शव को खुदीराम बोस को दिखाया गया। खुदीराम बोस ने अपने साथी के शव की पहचान की, लेकिन उन्होंने उसका नाम दिनेश चंद्र रॉय बताया। जब उनको चाकी की पिस्टल दिखाई गई तो वो उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये दिनेश ने उन्हें बताया था कि उसके पास एक पिस्टल भी है। इस घटना के 5 महीने बाद 9 नवंबर 1908 को प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने वाले नंदलाल बैनर्जी की कलकत्ता में श्री चंद्रपाल और गजेंद्रनाथ गांगुली ने गोली मारकर हत्या कर दी। खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश H. डब्सू कॉन्डफ की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम बोस को अदालत में ले जाया गया तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत करते थे। 13 जून 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार एक किशोर अवस्थित बच्चे को फांसी दी गई, महज 18 साल की उम्र में। उस समय उनके हाथ में गीता की एक प्रति थी और उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। जेल के बाहर उन्हें विदाई देने के लिए एक भारी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस की शहादत पर कई लेख लिखे। पुणे से प्रकाशित मराठा के 10 मई 1908 के अंक में उन्होंने लिखा कि ये चरम प्रतिवाद को साकार रूप में प्रस्तुत करने के लिए चरम विद्रोह का मार्ग है और इसके लिए अंग्रेजी सरकार जिम्मेदार है। पूरे देश में खुदीराम बोस के चित्र बांटे गए। अपने एक व्याख्यान में साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट को खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए आरोप में अध्यापक की अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खुदीराम बोस के एक चित्र को मुंशी प्रेमचंद ने अपने अध्ययन कक्ष की दीवार पर स्थान दिया था। खुदीराम बोस की शहादत का सबसे बड़ा असर विद्यार्थियों पर पड़ा। उनके बीच वंदे मातरम और आनंद मठ के पठन पाठन में रुचि पैदा होती गई। बंगाल के दस्तकारों ने एक खास धोती बुननी शुरू कर दी, जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा रहता था। पीताम्बर दास ने उनके सम्मान में एक गीत लिखा था जो आज भी बंगाल के घर घर में गाया जाता है। ये गीत है, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी, यानी एक बार विदा तो दे माँ ताकि मैं घूम कर आ जाऊं। इस गीत की आखिरी पंक्तियों में लिखा है कि 10 मास 10 दिन पोरे जन्मो नेबो माशीर घरे मागो तौखोन जोदी ना चीनते पारिश देख भी गोलाए फांसी, यानी कि हे माँ, आज से 10 महीने 10 दिन के बाद मैं मौसी के घर फिर जन्म लेकर लौटूंगा। अगर मुझे ना पहचान पाओ तो मेरे गले पे फांसी के फंदे का निशान देख
तू पहचान लेगी। यदि आप खुदीराम बोस को ना जानते हो तो हम आपको बता दें कि खुदीराम बोस वही शख्स है जिनसे मुतासिर हो भगत सिंह ने भी महज 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा था। खुदीराम बोस की कहानी सुनी आपने सिर्फ और सिर्फ कथा पर। उमर अंसारी के साथ मेहर जैन, कथा।